तो स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रोजेक्ट ट्रेल का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र है 2023 का, उसका जो सेट 3 है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं जो इसका सेट 1 है और सेट 2 है सारा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करा दिया हूँ। देख लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। और मैं बता दूं कि जितना भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सब प्रीवियस ईयर से ही आता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं सेट 3 की ओर। यहाँ पर देख लीजिए सेट 3 है और इसमें कुल 40% है और 40 ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। तो मैं ऑब्जेक्टिव कराने के बाद सब्जेक्टिव भी करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी। तो जो वियना कांग्रेस की मेजबानी 1815 में जो हुआ था उसके मेजबानी ड्यूक मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? ड्यूक मेटरनिख ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। और यदि पूछेगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो जो पूना पैक्ट था वो कब हुआ था? 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी। अफ्रीका में एक बीमारी आया था, मवेशी बीमारी, जिसे रेंडर पेस्ट कहते हैं, वो 1880 के दशक में फैला था। कब फैला था? 1880 के दशक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो यूरोप में सबसे पहले कागज बनाने का कारखाना जर्मनी में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? जर्मनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन की नीति अपनाई थी। तो जो बहुत उत्पादन की नीति है उसको सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोड मियाँ पीड माउंट का शासक कौन थे। तो सोड मियाँ पीड माउंट का शासक काउंट काबूर था। कौन था? काउंट काबूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। जब नेपोलियन का पतन हुआ 1815 में, तो उसके बाद यहाँ पर वियना कांग्रेस में बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित हो गया था दोबारा से 1815 के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित कर दिया गया था, यानी कि यूनान जो है 1832 में आज़ाद हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दिया था। तो जब खिलाफत आंदोलन 1921 में हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने जो गिरमिटिया श्रमिक था, यानी कि जो बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था मजदूर को, उसको 1921 में समाप्त कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। किसके आंदोलन के बाद? खिलाफत आंदोलन जब 1921 में हुआ था तब गिरमिटिया श्रमिक को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के भूमि निम्नतीकरण का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि कहने का मतलब जो है कि पंजाब में जो भूमि है उसका उपजाऊ क्षमता कम हो जा रहा है। किसके कारण? तो अधिक सिंचाई हो जा रहा है, इसी कारण जो पंजाब की भूमि है वहाँ पर धीरे धीरे फसल के उत्पादन कम होते जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है। यानी कि अगर राष्ट्रीय वन नीति आया था उसके तहत कहा गया था कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% में क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। तो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, वो जो पौधों और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियां हैं उसको बांटती है IUCN। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई थी। तो जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के महानदी पर बनी हुई है। कहाँ पर? उड़ीसा के महानदी पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण का तकनीक नहीं है। कह रहा है कि कौन प्राचीन जल संग्रहण का तकनीक नहीं है। तो छत वर्षा जल संग्रहण ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है। और गुल या कुल ये भी प्राचीन परंपरा है। जोहाद या खादिल ये भी प्राचीन परंपरा है। लेकिन जो ये बहुउद्देशीय बांध है इसको इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इसको जो बांध है इंजीनियरों द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा प्राचीन जल संग्रहण का तकनीक नहीं हो जाएगा, बल्कि ये आधुनिक तकनीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट का पालन हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर।
अगला क्वेश्चन है कि वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है, तो उसको खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि कृषि द्वारा क्या हो रहा है, कच्चा माल तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है, तो दो देशों के बीच व्यापार होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह यानी कि मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह चेन्नई पत्तन है। और ये कब बनाया गया था, तो 1861 को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1861 को चेन्नई बंदरगाह बनाया गया था मनुष्यों द्वारा, आदमियों के द्वारा। उसी को कृत्रिम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया था, तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में 4 बार संविधान संशोधन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जो बेल्जियम देश है उसमें बहुभाषिक लोग रहते थे, जिससे क्या होता था, हमेशा विवाद चलते रहता था। इसी कारण वहाँ के संविधान में 4 बार संविधान संशोधन कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण का तात्पर्य है कि जो शक्ति है वो सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट देना, इसी को हम लोग कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। शक्ति को कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के बीच बांटने को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन का आयोग का जो रिपोर्ट आया था वो 1956 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो भारत में राजनीतिक दल को चुनाव आयोग मान्यता देता है, यानी कि कोई जो दल है वो थोड़ी ना उठ के आ जाएगा और उसको मान्यता प्राप्त दे दिया जाएगा। उसको चुनाव आयोग पहले देखता है, उसके बाद उसको मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है, तो राजनीतिक सुधार करने के लिए कुछ नहीं करना है, लोगों को जागरूक कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोल्बिया के जल युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, तो बोल्बिया में एक युद्ध हुआ था, वो पानी के निजीकरण के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, पानी के निजीकरण के खिलाफ हुआ था, यानी कि जो पानी है सरकार ने उसे एक निजी कंपनी के हाथों में दे दिया था, इसलिए वहाँ पर एक जल युद्ध हुआ था बोल्बिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है कैसा होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी भी होता है और जिम्मेदार सरकार भी होता है, वैध सरकार भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है, तो जो न्यायपालिका होता है वो केंद्र और राज्य के बाद केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उसको क्या करता है, निपटारा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था, तो नेपाल में एक आंदोलन हुआ था अप्रैल 2006 में, वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था, तो राजतंत्र को हटाकर वहाँ पर लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया गया था। क्या करने के लिए, राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, यानी कि कोई एक उद्योगपति है यानी कि फैक्ट्री का मालिक है, उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है, तो क्या वह चाहेगा कि हमको बेहतर मजदूरी करना है, नहीं वो कभी नहीं चाहेगा। तो क्या वह चाहेगा कि फसल का उचित मूल्य पाना है, ये भी नहीं चाहेगा, बल्कि जो उद्योगपति है वो चाहेगा कि अधिक बिजली प्राप्त करना है ताकि उसका जो मशीन है, फैक्ट्री का जो मशीन, वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है। ये किसान यदि पूछता है यहाँ पर, तो किसान के लिए हो सकता था कि फसल का उचित मूल्य पाना है, लेकिन यहाँ पर उद्योगपति पूछा है तो उद्योगपति के लिए क्या हो जाएगा, अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है, तो किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय हो गया, यानी कि व्यक्तियों का कितना इनकम है, ये भी हो सकता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि लोग की स्थिति कैसा है, उन लोग कहीं बीमार तो नहीं है। यदि किसी देश का लोग अगर स्वास्थ्य रूप से ठीक नहीं रहेंगे तो देश का भी विकास नहीं कर सकता है। ठीक है। पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोई देश तभी विकास कर सकता है जब ये सब चीज़ ठीक रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उत्पादों के
विनिमय के माध्यम से उपयोग के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? यानी कह रहा है कि जो प्राकृतिक उत्पाद है उसको विनिमय करके, यानी कि उसको हम लोग निर्माण करके उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में कपास उगाता है, प्राथमिक क्षेत्र कैसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि कपास उगाया, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कपास से हम लोग भी निर्माण करके यहाँ पर कपड़ा बना दिए, तो कपड़ा बना दिए तो कौन क्षेत्र में आ गया? तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का क्या मतलब है? तो जीडीपी का मतलब पूछ रहा है, तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है जीडीपी का फुल फॉर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा यहाँ पर नहीं होगा, मुद्रा होगा। मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? तो कह रहा है कि हम लोग मुद्रा का उपयोग क्यों करते हैं? तो मुद्रा का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि विनिमय का भुगतान का माध्यम, यानी कि कुछ भी वस्तु खरीदे उसके लिए हम लोग भुगतान कर सके। मूल्य का मापक, यानी कि किसी चीज़ का कीमत कितना है उसको पता करने के लिए। बिलोस, भुगतान का मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस सभी काम के लिए हम लोग क्या करते हैं? मुद्रा का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बचत कहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी कमाया और उसमें से खर्च कर दिया, तो जो बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ठीक है, बचत। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार को बढ़ाना, विश्व व्यापार संबंधित नियमों को बनाना और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, ये सभी उसका प्रमुख कार्य है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानक तय करता है उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं ISO। क्या कहते हैं? ISO। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है? उत्पादों का मानक तय करता है, यानी कि मूल्य तय करता है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द शब्द यहाँ पर नहीं होगा, वस्तु होगा। वस्तु खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो हम लोग को वस्तु खरीदने समय ISI का जो वाटर मार्क होता है ISI का, उसको हम लोग को देख लेना चाहिए, तभी खरीदना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से देश के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। क्या का तीव्र गति होती है? तो माल एवं सेवाएं का भी होता है, निवेशी और तकनीक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये रहा सेट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जल्द ही मैं जो इसका वेरी शॉर्ट आंसर है उसको भी करा दूंगा, और यहाँ पर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है सारा का सोल्यूशन करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।